अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने पीछे बायो की डेफिनेशन में जैसे पढ़ा था कि बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी स्टडी होती है, जिस भी हवाले से हम उनका मुताला करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का या उनकी कंपोजिशन का या उनके बॉडी मास का, उनकी हैबिटेट्स का, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड स्टडी होती है वो सारी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो जितने भी बायो से रिलेटेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, उनको जब हम एक तरतीब में लेकर आते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम मिसाल लेते हैं कि उसका बॉडी मास किस तरह से बना हुआ होता है, किस चीज़ उसकी कंपोजिशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिन पे कंसिस्ट करी होती है, जिन पे मुश्तमिल होती है, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये टोटल होते हैं 16। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बायो एलिमेंट्स सिर्फ यही 16 हो सकते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन की हम एग्जांपल लेते हैं तो इनके अंदर 16 के 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें 16 पूरे 16 मौजूद नहीं होते, कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये लाजम यही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा सकते हैं। अब बायो एलिमेंट्स जो हैं, फिर इनकी दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं। पहले 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो टोटल बॉडी मास का 99% बनाते हैं, और बाकी 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1% बना रहे थे, यानी बहुत ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। 6 एलिमेंट्स जो 99% बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 65%। इसके बाद आ जाता है कार्बन। कार्बन की परसेंटेज होती है 18%। कार्बन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, या अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन के अंदर इसकी परसेंटेज होती है 10%। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल ये बनाती है 65, 18 और 10%। ये इसकी परसेंटेज। इसके बाद आता है नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 3%, कैल्शियम की 2% और फास्फोरस की 1%। टोटल जो इसका इंडेक्स बनता है वो बनता है 99%। इसके अलावा जो 10 बायो एलिमेंट्स बचते हैं वो टोटल 1% बनाते हैं। उसमें मैंगनीज, आयरन, सल्फर और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में, यानी टोटल 1% है तो इनकी ट्रेस अमाउंट तकरीबन 0.35%, 0.25%, 0.15% से लेके 0.001% तक होती है, यानी इतनी ट्रेस अमाउंट में ये पाए जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायो एलिमेंट्स की बेस पे किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ डाइजेशन का अमल भी लेते हैं
तो ये भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है बनस्बत नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना तो ऑर्गन्स होते हैं, ना उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उनका, और ना ही उनके बायो एलिमेंट्स पे जो प्रोसेसेस डिपेंड कर रहे होते हैं वो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होते। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इस बायोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ा। यहाँ हम वेरी बेसिक लेवल से देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं, ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन सेल जो होता है ये बना हुआ होता है, ओवरऑल जो सेल होता है अगर हम देखें सेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसकी साइडों पे जितना भी मटेरियल होता है, मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये हमने देख लिया सेल स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि बायोलॉजिकली अगर हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरह से करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है इसका सब एटॉमिक लेवल, यानी अगर हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी बनी हुई है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसको सबसे बेसिक लेवल जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनसे कोई भी एटम मिलके बना हुआ होता है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक पार्ट है। अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम जो है ये सिंगल स्टेबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल एक स्टेबल कंपाउंड होता है। अब एटम्स जब मिल रहे हैं तो वो किस तरह से मिलेंगे, वो बॉन्डिंग करेंगे, एटम्स की आपस में बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका स्ट्रक्चर यूं होता है, अब कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये दो एटम्स जो हैं, दो एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं जो एक स्टेबल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कैसे, बॉन्डिंग करके। अब बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए भी कुछ कंपाउंड्स जो हैं, कुछ एटम जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके भी एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे कितनी टाइप्स के होते हैं, किस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो यानी हायर साइज्ड, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बड़ा होता है, उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और दूसरी तरफ आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी लोअर मॉलिक्यूलर साइज वाले।
हायर मॉलिक्यूलर साइज वाले मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल देखें, अगर ह्यूमन बॉडी में ही देखें तो प्रोटीन्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, और लोअर मॉलिक्यूलर साइज में आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल, या फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में शामिल होते हैं। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की बेस पे, उनकी मौजूदगी की बेस पे, उनकी प्रेजेंस पे दो मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट जो है मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पीछे देखा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो है ये एक कार्ब यानी शुगर है, इसका फार्मूला अगर हम देखते हैं C6H6O12, ये ग्लूकोज का फार्मूला, यानी इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है दोनों एट अ टाइम मौजूद हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट्स या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनके अंदर या तो कार्बन मौजूद है या फिर इसके या हाइड्रोजन मौजूद है। बाइकार्बोनेट्स यानी CO3, इसके अंदर भी सिर्फ कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी अगर हम देखें तो कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह पर मौजूद है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तरह जैसे इसमें हमने देखा, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। और जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ये हमने अब तक देख लिया एटॉमिक, और उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हम आते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बन गए, और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद वो आ जाता है एक ऑर्गेनेली या सेल लेवल पे, यानी एक सेल किस तरह से बन रहा है। ऑर्गेनेली क्या होती है, पहले हम यही देख लेते हैं। ऑर्गेनेली जिस तरह से एक बॉडी के अंदर एक ऑर्गन काम कर रहा है, एक ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ब्रेन की एग्जांपल ले लें, या फिर सिर्फ स्टमक की एग्जांपल लेते हैं, स्टमक क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और ओवरऑल भी डाइजेशन यहीं पे होती है। जो बेसिक डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टमक के अंदर होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। लेकिन क्या होता है कि ये ऑर्गेनेली, जिस तरह से ऑर्गन एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी तरह एक ऑर्गेनेली सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑर्गेनेलीज की टाइप्स में ये इस चीज पे डिपेंड, टाइप्स इसकी इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि कोई भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी जितनी भी सेल के अंदर पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेली है। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस के लिहाज से देखें, तो हर ऑर्गेनेली जिस तरह से आर्गन अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होता है, वैसे ही ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होती हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लिया, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, अगर हम उसे ये कहेंगे कि वो न्यूक्लियस की जगह जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करे या जीन्स की कॉपीज तैयार करे, रेप्लिकेशन में हेल्प करे, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो रेप्लिकेशन का काम है वो किसका है, जीन रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर।
और न्यूक्लियस जो है ये स्पेसिफिकली रेप्लिकेशन ही करेगा। इसके अलावा जिस तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस तरह से ब्रेन काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस का काम है कि एक तो वो पूरा जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस, लेकिन इसका ये उनको सिर्फ कंट्रोल कर रहा होता है, उनको परफॉर्म नहीं कर रहा होता। यानी न्यूक्लियस इस चीज़ को कंट्रोल तो कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है, उसके अंदर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है एनर्जी जनरेट करने का, एटीपीज बनने का, लेकिन वो न्यूक्लियस उसको खुद परफॉर्म नहीं करता, उसका प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस खुद कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं सेल। ऑर्गेनेली लेवल हमने देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं सेल लेवल। सेल लेवल पे अगर हम देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि सेल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे बेस कर रहे होते हैं, यानी सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल्ड। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और उनकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी बॉडी जितना भी फंक्शन परफॉर्म करी है वो सारा का सारा उस एक सेल के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलके वो एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। इसकी एग्जांपल में कोई भी एनिमल ले लें, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स एट ए टाइम मौजूद है। बल्कि अगर हम देखें तो एक सेल जिसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, तो उसके बहुत सारे सेल्स मिलके जब एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जाहिर अपने सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं। जबकि बैक्टीरिया और वायरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर सेल लेवल की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि दो टाइप्स के होते हैं सेल, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, नो डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक तो सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, इसके अलावा इनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। इसके अलावा चूंकि ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर यूनिसेलुलर नहीं भी होते तो इनके अंदर अव्वल तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इनके अलावा इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी प्रोसेसेस इनकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उसके लिए हर अलग ऑर्गेनेली मौजूद है जो उस फंक्शन को परफॉर्म करी होती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं इनके अंदर। सबसे पहले हमने देखा सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके एटॉमिक लेवल बना रहे थे, या एक एटम बना रहे थे, एटम्स मिलके एक स्टेबल पार्टिकल बना रहे थे जिसे हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके एक सेल बना रहे हैं, सेल लेवल तक हमने देख लिया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर सेल्स मिलते हैं तो सेल्स क्या बनाते हैं। ये आ जाता है हमारे पास टिश्यू लेवल। बहुत सारे सेल्स
जो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। यानी बहुत सारे ऐसे सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कलेक्टिवली एक क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यानी एक टिश्यू क्या होता है, एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मसल्स की बात करें, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में स्पेसिफाई होता है। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो हम मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स ही रिलैक्स करते हैं और उससे हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। तो अगर हम मसल्स की बात करते हैं, मसल टिश्यू की, तो बहुत सारे ऐसे सेल जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे या जो रिलैक्स कर रहे हैं, यानी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत सारे सेल्स मिलके एक क्या बनाएंगे, मस्कुलर टिश्यू बना देंगे। और मस्कुलर टिश्यूज, जब बहुत सारे मस्कुलर टिश्यूज बन जाएंगे तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल। नहीं, बहुत सारे जो टिश्यूज थे उन्होंने क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। लेकिन अगर हम पहले टिश्यूज की टिश्यू लेवल को भी हम इसके साथ देखते हैं। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि जैसे हमने एक तो मिसाल ली थी मसल्स की, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में टिश्यू की एग्जांपल लेते हैं तो वो है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्शन होती है। यानी प्लांट को जितनी भी फूड प्रोवाइड की जा रही होती है वो फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू होती है। इसके अलावा प्लांट टिश्यूज होते हैं जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, जो वाटर कंडक्शन होती है रूट से लेके टॉप ऑफ द प्लांट तक, वो कौन करता है, जाइलम टिश्यूज करते हैं। तो टिश्यू लेवल के बाद आता है ऑर्गन लेवल। यानी बहुत सारे ऐसे टिश्यूज जो क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हमने ये देखा था कि बहुत सारे सेल्स जो एक सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो क्या बना रहे थे, वो टिश्यू बना रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो बना देंगे एक ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन की हम मिसाल लेते हैं स्टमक। स्टमक क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब जाहिर है स्टमक जब डाइजेशन कर रहा है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए मस्कुलर टिश्यूज की जरूरत तो नहीं है, इसे ऐसे ही टिश्यूज की जरूरत है जो इसको डाइजेशन में हेल्प कर सकेंगे। तो स्टमक एक पूरा ऑर्गन है जो ऐसे टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है जो उसको सिर्फ डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। यानी उसका जो अपना जो भी फंक्शन है स्पेसिफिक किसी भी ऑर्गन का, वो जितने भी टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना रहे होंगे वो सारे क्या होंगे, उनका सेम फंक्शन होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं किडनी में, किडनी की एग्जांपल लेते हैं, तो किडनी के अंदर सारे ऐसे टिश्यूज मौजूद हैं जो किडनी को बना रहे हैं, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन या फूड फिल्ट्रेशन जितनी भी होती है वो किडनी के अंदर होती है। तो अब किडनी को उन टिश्यूज की जरूरत नहीं है जो डाइजेशन करवा रहे थे स्टमक के अंदर, किडनी को उन्हीं टिश्यूज की जरूरत है जो क्या करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। अब टिश्यूज मिलके क्या बना रहे थे, ऑर्गन बना रहे थे। अब आप बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक जगह पे एक फंक्शन में एक दूसरे को के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स, अगर हम यहाँ भी एग्जांपल लेंगे डाइजेशन की, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एट ए टाइम काम कर रहे हैं। किस तरह से कि जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं सबसे पहले उसे हम माउथ से वो जाती है इसोफेगस में, वहां से वो जाती है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फाइनल जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी अब स्टमक जो है वो भी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी एक अलग ऑर्गन है। और यहाँ से फिर वो फाइनल फिल्ट्रेशन के लिए किडनी तक जाता है। किडनी क्या करता है कि उसमें से जो
हमारी बॉडी के लिए जो फायदेमंद कंपाउंड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को फिल्टर करके बॉडी से बाहर सिक्रेट कर देता है। तो अब बहुत सारे ऑर्गन्स एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है, एक है, वो क्या है, डाइजेशन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिल के एक काम के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल यानी अब ऑर्गन सिस्टम जब बन गया, ऑर्गन सिस्टम यानी पूरी बॉडी के अंदर अब जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, पूरी बॉडी की आपस में जो वो कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो बनता है, इसमें अब कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक ऐसे आदमी की मिसाल लेते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा है, अब उसे एट ए टाइम जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई भी चाहिए। इसके अलावा उसके जो मसल हैं उनके अंदर भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी मसल्स जो है वो एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट उसकी हो रही है बॉडी में। इसके अलावा उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिव है, जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है कि उसने किस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है। तो अब यहाँ से यानी सारी बॉडी जो है, सारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं वो आपस में क्या हो रहा है, और वो सारे ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम्स की और जितने भी टिश्यूज हैं उनके कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं। और जब पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन चल रही है तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंडिविजुअल लेवल आ जाता है, यानी पूरा एक इंडिविजुअल हमारे पास बन गया। आज के लेक्चर में आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल भी हो टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।